अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद महमूद आपको बायोजोन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है पेलियोंटोलॉजी का, इस टॉपिक का नाम है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक मेथड है जिसमें हम रॉक की एज को मालूम करते हैं। लेक्चर पढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। सबसे पहले हम कार्बन डेटिंग देखते हैं। कार्बन डेटिंग में क्या होता है, रॉक की एज को हम कैसे मालूम कर सकते हैं। इससे पहले हम एक और लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें हमने का रॉक की एज को मालूम करने के ही 4 तरीके पढ़े हैं। उनमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है, रेडियोमेट्रिक मेथड है, फिशन ट्रैक मेथड है और उसके बाद पेलियोमैग्नेटिज्म है। लेकिन आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग पढ़ने से पहले हम कार्बन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। कार्बन एक यूनिक प्रॉपर्टीज रखने वाला एलिमेंट है जो लाइफ का पार्ट है अर्थ पे। कार्बन जो है अगर आप देखें तो कार्बन वुड की फॉर्म में मौजूद है, जिस तरह हम कहते हैं कोयला, इस तरह डायमंड की फॉर्म में मौजूद है और इसी तरह कार्बन ग्रेफाइट जिसे हम कहते हैं लेड पेंसिल के अंदर भी मौजूद है। कार्बन का भी आइसोटोप होता है। कार्बन जो है सेवरल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है आइसोटोप्स में, और इनमें से हम कहते हैं कार्बन 14 इसका एक हैवी आइसोटोप है। नेचुरली कार्बन 12 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन 14 बनता कैसे है इसमें हम देखते हैं। रेडियो कार्बन ये होता है। पहले असल में कार्बन 12 है और कार्बन 12 जो है उसका अटोमिक मास 12 और जबकि उसका अटोमिक नंबर 6 है। तो इसी तरह पहले वो कन्वर्ट होता है 13 में, जिसका एटॉमिक मास 13 में और एटॉमिक नंबर उसका 6 ही रहेगा। आपको पहले ही पता है कि आइसोटोप वो एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक मास चेंज हो और एटॉमिक नंबर वही रहे। इस तरह ये कार्बन फिर 14 में चेंज हो जाता है, जबकि इसका एटॉमिक मास 14 हो गया, जबकि एटॉमिक नंबर इसका 6 ही है, तो ये इसका आइसोटोप बन गया। अब हम देखते हैं कि कार्बन आइसोटोप जो है वो बनता कैसे है, इसके बारे में हम पहले बात करेंगे। कार्बन का ये जो आइसोटोप है फॉर्म्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर बाय द एक्शन ऑफ कॉस्मिक रेज ऑन नाइट्रोजन 14। ये नाइट्रोजन 14 से बनता है। और कार्बन 14 जो है हम कहते हैं कि वो नाइट्रोजन 14 से बन रहा होता है। इसी तरह कार्बन 12 जो कि नेचुरल है और वो हमारे एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट है। अब जब हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन 14 आ जाएगा तो वो रेडियो एक्टिवली इंस्टेबिलिटी रखता होगा। कार्बन 14 जो है इसमें आप देखें कि ऑर्डिनरी कार्बन 12 इज फाउंड इन द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर विच इज टेकन अप बाय प्लांट्स विच इन टर्न आर ईटन बाय द एनिमल्स। लेकिन जो कार्बन 14 है हम कहते हैं कि इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन 14 इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन 14 कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको भी प्लांट्स पिक कर लेंगे, वो भी फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स का हिस्सा बन जाएगा। इस तरह प्लांट्स को जब एनिमल्स खाएंगे तो एनिमल्स के खाने पे बोन लीफ और ट्रीज के अंदर वो फर्नीचर के अंदर तमाम चीजों के अंदर वो कार्बन शामिल हो जाएगा। कार्बन 14 की प्रोडक्शन देखते हैं कि ये प्रोडक्शन कैसे होती है। सबसे पहले आप देखें कॉस्मिक रेडिएशंस आ रही हैं और ये कुलेजन कर रही हैं नाइट्रोजन के साथ, N14 के साथ। कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में। जब एटमॉस्फेयर में ये कुलेजन करेंगी तो ये कार्बन 14 बना देंगी। तो ये जो कार्बन 14 है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक कर लेंगे वहां से प्लांट्स एनिमल्स तमाम चीजें। और इन प्लांट्स एनिमल्स इंसान भी जिसमें शामिल है इन सब ने मरना है। और मरने के बाद अगर इनके फॉसल्स बनते हैं तो इसमें हम कहते हैं कि इनकी डिकम्पोजिशन के साथ साथ रेडियो एक्टिव जो कार्बन 14 है वो दोबारा से अपने पेरेंट एलिमेंट में जाके चेंज होगा। Once a plant or animal dies, the clock start. The plant or animal no longer takes in carbon 14. Carbon 14 present in the plant or animal begins to decay. अब वो डिके करना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि नो मोर, जब इंसान या कोई एनिमल या कोई प्लांट मरता है तो उसमें कार्बन 14 अब वो मजीद नहीं ले सकता। अब वो उस कार्बन 14 को दोबारा से डिके करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। अब हम देखते हैं इसके बाद जो कार्बन 14 है वो क्या होगा। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम चेंजेस इनटू अ न्यू एलिमेंट, द प्रोटॉन नंबर मस्ट चेंज अ न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू अ प्रोटॉन। तो यहाँ पे देखें दोबारा कार्बन 14 दोबारा से चेंज हो रहा है किसमें? नाइट्रोजन 14 के अंदर। कार्बन 14 जो है द रेशियो ऑफ, अब हम मैयर कैसे करेंगे? कार्बन रेशियो ऑफ कार्बन 14 टू कार्बन 12 इज मैयर्ड, उसको हम मैयर कर लेते हैं। कार्बन 12 इज स्टेबल आइसोटोप, ये स्टेबल है।
which does not decay. So as time goes by, the ratio of carbon 14 and carbon 12 gets smaller. जो इनकी रेशियो है वो जब टाइम गुजरता जाता है तो वो कम होती जाती है. फॉसल्स हैविंग लेस कार्बन 14 आर ओल्डर, लेकिन वो फॉसल जिनकी कार्बन 14 उनमें बहुत ज्यादा है वो यंगर होंगे. द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स. ये इसकी हाफ लाइफ है, और जितनी हाफ लाइफ गुजरती जाएंगी इतना टाइम आप उसमें ऐड करते जाएंगे. In fact, if a sample contain carbon 14, it is good evidence that it is not millions of years old. तो ये millions of years old नहीं है. तो इस तरह से हम इसकी एज को मेजर कर सकते हैं. कॉस्मिक रेडिएशन जब N14 के ऊपर पड़ती है तो वो कार्बन 14 में कन्वर्ट कर देती है उसको, और कार्बन 14 दोबारा इसी साइकिल से N14 में कन्वर्ट हो जाएगा. और इस टाइम, इसको जो टाइम लगेगा, इसकी जो हाफ लाइफ होगी वो 5730 ईयर्स इसकी हाफ लाइफ होगी. इसी तरह हम देखते हैं कि हाउ फास्ट कार्बन 14 डिकेज मेजर्ड इन हाफ लाइफ, that is known as 5730 years, the starting amount of carbon 14 in the fossil. अब हम देखते हैं इसके साथ साथ कि हम इस एज को मेजर कैसे कर सकते हैं. इस एज को मेजर करने के लिए टेबल जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, कि इसके अंदर आप देखें कि जितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी होंगी उतना ही वो होगा. जैसे हम कहते हैं कि हवा के अंदर इस वक्त अमाउंट है कार्बन 12 का 100 ट्रिलियन, जबकि कार्बन 14 का जो है वो 100 है. ये अनस्टेबल है, और जब ये 150 में चेंज होगा तो इसका मतलब एक हाफ लाइफ गुजार चुका होगा. ये 50 जब जो है ये 25 में चेंज होगा तो ये 2 हाफ लाइफ गुजार चुका होगा, और ये इधर एज बढ़ती जा रही है. उसके बाद अगर ये 12.5 में 25 जो है ये 12.5 में चेंज होगा तो ये 3 हाफ लाइफ गुजार चुका होगा, और इसमें उतनी ही एज हर दफा ऐड होती जा रही है. जैसे 5730 इसको आप डबल कर दे 1160, उसको आप एक और बढ़ा दे तीसरी हाफ लाइफ पे तो 17190 ये है. जबकि हवा के अंदर कार्बन 12 की अमाउंट बिल्कुल सेम है, वही है, कांस्टेंट है, जो कि 100 ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स हैं. इस तरह हाफ लाइफ 6 हो गई, इस तरह हाफ लाइफ 3 हो गई. जब ये अमाउंट 3 होती जा रही है तो इधर देखें आप हाफ लाइफ जो है वो इंक्रीज होती जा रही है. अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन पहले 1/12 से 1/4, 1/8, 1/6, 16th इसकी अमाउंट डिक्रीज करती जा रही है. तो आज का ये टॉपिक है. उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा. तो इसके साथ ही मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज.